अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड वे मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने जोश ख़िताबत में हुकूमत का एक और खुफिया मनसूबा बेनकाब कर दिया। वैसे तो हर हुकूमत की ये ख्वाहिश रहती है कि उसके ख़िलाफ़ कोई भी किसी जगह से भी कोई मुखालफाना आवाज़ ना उठे या यहाँ पर सब सावन के ऐसे अंधे हों जिनको हर तरफ से हरा हरा ही सूझे। और शहबाज गिल भी और उनके लीडरान भी यही ख्वाहिश रखते हैं कि उनके बारे में किसी तरफ से कोई मुखालफाना आवाज़ ना आए। और यही हुकूमत की वो ख्वाहिश है, बल्कि इनकी नहीं, हर एक हुकूमत की यही ख्वाहिश रहती है कि उसको सब अच्छा की रिपोर्ट मिले, हर तरफ से दूध और शहद की नहरें बहती हुई नज़र आएँ ताकि वो सुकून के साथ हुकूमत कर सके। खैर, मामला शहबाज गिल का है और जब शहबाज गिल का जिक्र हो तो कोई नया फितना न सर उठाए, ये पॉसिबल हो नहीं सकता। शहबाज गिल साहब का मामला है और एक टीवी प्रोग्राम में उनकी गुफ्तगू है। टीवी था ARY प्राइवेट जो है टीवी चैनल, एंकर थे काशिफ अब्बासी और मेहमान थे शहबाज गिल। और जब ये तमाम चीज़ें इकट्ठी हो जाएँ तो फिर कोई फितना ना पैदा हो तो मुमकिन नहीं है। खैर, इस प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू हो रही थी कि ये आजकल टीवी चैनल्स के ऊपर जो प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर जो अग्रेशन है वो ख़ासा नज़र आ रहा है। और उसकी बैकग्राउंड के अंदर वो फिरदौस आशिक अवान साहब का कादिर मंदोखेल को थप्पड़ वाला मामला था और उसके बाद की जो सूरत हाल थी वो डिस्कस हो रही थी। क्योंकि इस प्रोग्राम के बाद जिसमें फिरदौस आशिक अवान साहबा ने थप्पड़ लगाया कादिर खान मंदोखेल साहब को, तो उसके बाद जो PTI और नून लीग के जो लीडर हैं वो एक चूज़ी हो गए बहुत ज़्यादा। हर एक की ख्वाहिश थी कि किसी को कहा जाए कि जनाब फिरदौस आशिक अवान प्रोग्राम में आ रही है। मिसाल दे रहा हूँ आपको, तो नून लीग वाले कहते थे नहीं जी हमने नहीं जाना। और अगर किसी जगह पर नून लीग के ऐसे अग्रेसिव लीडर आ जाएँ तो बाकी लोग कहते थे जी हमने नहीं जाना। तो इस सारी सूरत हाल में के अंदर इस सूरत हाल के तनाजुर में ये सारी गुफ्तगू हो रही थी। तो काशिफ अब्बासी साहब ने लाइन पे ले लिया शहबाज गिल साहब को, और जब लाइन पे उनको वो लाइन पे आए और हस्बे आदत उन्होंने आते साथ ही अपना भाषण देना शुरू कर दिया। और ख्वाहिश थी उनकी कि यहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं वो सब खामोशी के साथ उनकी तकरीर सुने, क्योंकि उनको ये आदत है कि वो किसी को बोलने का मौका नहीं देते। तो इस प्रोग्राम में भी उन्होंने ऐसे किया। इसका क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है। तो शहबाज गिल साहब गुफ्तगू कर रहे थे तो काशिफ अब्बासी साहब ने उनसे पूछा, जब खासी उन्होंने गुफ्तगू कर ली, तो कहा यार इससे बेहतर नहीं है कि ये जो प्रोग्राम होना है ये प्रोग्राम किसने करना है, इसके अंदर कौन सा टॉपिक लिया जाएगा और कौन सी गेस्ट लिस्ट होगी, ये जो आप हमें इतनी लंबी अपनी चार्टर बता रहे हैं तो आप ये भी फाइनल कर दें तो फिर ज़्यादा बेहतर हो जाएगा काम। तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल, हम इसी सिमत में काम कर रहे हैं कि टीवी चैनल्स को जो प्रोग्राम है वो कौन से मौजू पे करना है और उसके अंदर मेहमान कौन से होंगे, ये इस पर हुकूमत काम कर रही है और जल्द ही इस पर अमल दरामद का आगाज़ शुरू हो जाएगा। तो ARY के ऊपर बैठ के जब उन्होंने ये बात की तो फिर काशिफ अब्बासी साहब ने कहा यार वाह वाह वाह, ये काम है हुकूमत के करने का। और वो चैनल जो हुकूमत की मदा सराई के अंदर सबसे ज़्यादा पेश होता है वो भी इस बात पर चीखें मारने पर मजबूर हो गया कि यार ये आप क्या करने जा रहे हैं, ये तो हमारी बिल्कुल आज़ादी सल्ब करने का मामला है। और देखा जाए तो बात भी ऐसी ही है, क्योंकि हुकूमत चाहे कोई भी हो और ख़ास तौर पर मीडिया के हवाले से उनकी पॉलिसीज़ ऐसी ही होती हैं कि इसको दबाया जाए। यहाँ से चूँकि पब्लिक ओपिनियन को बिल्ड होना होता है, लिहाजा हम पब्लिक ओपिनियन उस तरह बिल्ड करें जिस तरह हम चाहते हैं। और ये ख्वाहिश तमाम हुक्मरानों के अंदर पाकिस्तान के अंदर मौजूद रही है और इसी ख्वाहिश का इजहार शहबाज गिल साहब ने किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा करने से पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, क्या बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी? ख़ुद इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये बताया गया कि 2 करोड़ अफराद बेरोज़गार हुए और गुर्बत की लकीर से 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद मज़ीद गुर्बत की लकीर से नीचे आए। तो क्या ये बात हुकूमत को बताना कि जनाब अब मुल्क के अंदर गुर्बत बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो ये हुकूमत के लिए नुकसानदेह है? हुकूमत को तो ये फिगर्स सामने आने के बाद इस सिमत में काम करना चाहिए कि वो लोगों को अपलिफ्ट करे, रोज़गार के मौके पैदा करे, महंगाई को कंट्रोल करे। लेकिन इस सिमत में तवज्जो कौन दे? क्योंकि जिसने तवज्जो देनी है उनके पास इसके अलावा बहुत सारे काम हैं जो वो करते हैं और उनके अलावा उनको फुर्सत नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा करना ही मकसूद हो तो पाकिस्तान के अंदर अब 3 साल के अंदर खासी तब्दीली आ चुकी होती और जो ख़ुद हुकूमती अलाइज़ हैं वो भी अब ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि जनाब ये इसी सूरत हाल में अगले इलेक्शन में जाना और जीतना बड़ा मुश्किल है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब कल जियो के एक प्रोग्राम में मेहमान थे और वहाँ पे जब एंकर ने उनसे ये सवाल पूछा कि जनाब क्या आपको PTI अगला इलेक्शन जीतती हुई नज़र आ रही है, तो परवेज़ इलाही साहब चूँकि एक
पॉलिटिशियन तो हैं और उसके साथ साथ उनकी पंजाब के हवाले से तो खासी गहरी नज़र है। तो उनका ये कहना था, जो जवाब दिया वो हुकूमत की जो मौजूदा सूरत हाल है इसके लिए बेहतरीन अक्कास है। उनका ये कहना था कि यार जब 2.5-3 साल में कुछ नहीं बेहतर काम नहीं किए जा सके, किसी की बात मानी सुनी नहीं गई, तो अब अगले 2 सालों में ऐसा कौन सा तीर चल जाएगा जिससे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जो काम पिछले 3 साल में नहीं हुआ वो अगले 2 साल में भी नहीं हो सकता। और अगर यही सूरत रही तो मेरा नहीं ख्याल कि जो बात आप कह रहे हैं वो पॉसिबल होगी। हमारा काम है हुकूमत को मशवरे देना और हम हुकूमत को मशवरा देते हैं, मानना ना मानना उनका काम है। यानी हुकूमत का वो अलाई, बेशक उन्होंने मजबूरी के आलम में उसको अपना इत्तेहादी रखा हुआ है चौधरी साहब को और मुस्लिम लीग काफ को, लेकिन वो ख़ुद भी ये बात मानने पर और ऑन रिकॉर्ड कहने पर मजबूर हैं कि हुकूमती कारकर्दगी इतनी मिसाली नहीं, इतनी बेहतरीन नहीं कि उसके सर पे उस कारकर्दगी के बल पर अगला इलेक्शन जीता जाए। और जब अगला इलेक्शन जीतने के लिए जो आपका जो टारगेट है वही सेट नहीं, तो फिर आप कैसे बातें कर सकते हैं कि जनाब मीडिया के ऊपर ये हो रहा है या मीडिया के ऊपर वो हो रहा है। और सूरत हाल तो और ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि आज ही की खबर है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यानी कि फैटफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पर मज़ीद रख लिया। उन्होंने कहा नहीं जनाब, अभी हम आपको बाहर ग्रे लिस्ट से नहीं निकाल सकते। और दिलचस्प बात बताऊँ आपको कि अफ्रीकी एक मुल्क है छोटा सा घाना को फैटफ ने ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। यानी कि उनका मिसाल उन्होंने ये दी कि घाना की कारकर्दगी आपसे ज़्यादा बेहतर है, लिहाजा हमने उसको निकाल दिया, लेकिन आप अभी तक रहेंगे। और वजह उसके लिए ये बताई गई है कि पाकिस्तान ने अभी तक जो 26 पॉइंट्स थे उसमें से 1 पॉइंट पर अभी तक अमल दरामद नहीं किया, और वो पॉइंट बड़ा ज़्यादा ख़तरनाक है। पाकिस्तान उस पर अमल दरामद के लिए खासे उसके लिए मसाइल हैं। उनका ये कहना है कि उस पॉइंट के तहत आपको दहशतगर्दों को सज़ाएँ देनी थी जो अभी तक नहीं मिली, उनके मामलात पर कानूनी चाराजोई करनी थी, उसमें भी खासे सुकम है। और उसके साथ साथ ये जो माली मुआवनत होती है दहशतगर्दों को, इसका भी अभी तक 100% सदेबाब नहीं किया जा सका। अब फैटफ के ये जो नकात हैं और उस पर हाफिज़ सईद के घर के बाहर होने वाले हमले को अगर मिला के देखें तो ये बात समझ में आती है कि फैटफ क्या चाह रहा है। और उसके फैटफ के पीछे जो ममालिक हैं उसमें इंडिया, फ्रांस, ये खासे मुतहरक हैं पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के लिए। और इंडिया का कौन सा ऐसा मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव है जिसको पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो इससे तमाम ये परतें खुल जाती हैं। ये वो मामलात हैं जहाँ पर हुकूमत को गौर करने की ज़रूरत है, और यही वो मामलात हैं जहाँ पर हुकूमत गौर नहीं कर रही। जहाँ पर लोगों को ज़रा सी भी सहूलत मिलती है, ये हुकूमत उस सहूलत को वापस लेने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होती है। और जो एक आम आदमी का मामला है, टेलीफोन, मिसाल दे रहा हूँ आपको, टेलीफोन हर एक आदमी के पास है। आजकल मोबाइल फ़ोन्स का दौर है, हर एक बंदा फ़ोन कॉल्स करता है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो एंड्रॉयड फ़ोन्स इस्तेमाल नहीं करते, जिनके पास जिसे हम कह सकते हैं एनालॉग फ़ोन्स हैं, उनके लिए ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है वो तो वाईफाई पे या मोबाइल डाटा पे कॉल कर लेगा, लेकिन जो आम फ़ोन्स पर बात कर रहे हैं उनके लिए हुकूमत ने ये करार दे दिया है कि जनाब 5 मिनट की कॉल के बाद हुकूमत 75 पैसे टैक्स वसूल कर लेगी, और उसके बाद अगले 5 मिनट बाद फिर 75 पैसे, उससे अगले 5 मिनट बाद फिर 75 पैसे। यानी कि जो बंदा अगर 15 मिनट कॉल करेगा तो उसको तो 2 रुपये 2.5 रुपये उसके तो लग गए इसमें। तो ऐसे मामलात जहाँ पर लोगों का इन्वॉल्वमेंट है ज़्यादा, वहीं के ऊपर हमने तय कर लिया है कि हमने इन सारे मामलात पर रोक लगानी है, और ताकि हम अपना जो है उल्लू सीधा कर सकें। और ऐसी सूरत हाल के अंदर इन तरीक़ों के साथ मुल्क नहीं चला करते। और सहूलत अवाम को दूर की बात है, यहाँ पर तो सिर्फ ज़ाती ज़िद, ज़ाती अनाद ही सबसे ज़्यादा मुकद्दम रखा जाता है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है चाहे वो हुकूमत है। और इसकी ताज़ा मिसाल मैं आपको देता हूँ कि अनकरीब आप देखेंगे कि काजी फ़ाइज़ ईसा सीज़न 3 का आगाज़ होने वाला है। ये मैं आपसे जो गुजारिश करूँ, सीज़न 3 ये तो मैंने लाइटर नोट पे बात की है, क्योंकि ये तीसरी दफ़ा होगा कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिब हैं, उनके ख़िलाफ़ एक मरतबा फिर अदालती कार्रवाई का आगाज़ होगा। क्योंकि कल उनके ख़िलाफ़ उनके जो अपील मंजूर हुई थी और उसके अंदर रिव्यू के लिए जो 30 डेज़ का टाइम था शायद, उसका कल आखिरी दिन था। और हुकूमत की तरफ से
9 अपीलें जिसे वो कहते हैं चैम्बर अपील्स वो फाइल कर दी गई हैं और 9 अपील्स FIA की तरफ से FBR की तरफ से चैम्बर अपीलें दायर कर दी गई हैं और इनको इस पर कहा गया है कि जनाब ये जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने वो जो रिव्यू पिटीशन दायर की थी इसके ऊपर जो एतराज़ात थे उसको रिव्यू करने के लिए ये पिटीशंस दायर की गई हैं और ये चूँकि चैम्बर पिटीशन है इनकी खुली अदालत में समाअत नहीं होगी। चैम्बर के अंदर ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार या जस्टिस उमर अता बंदयाल इन चैम्बर अपीलों की समाअत करेंगे और उसके बाद फिर मामला आगे बढ़ेगा, क्योंकि अगर ये अपीलें मंजूर हो जाती हैं तो फिर उसके बाद दोबारा से ओपन अदालत में समाअत होगी और उसके लिए 10 रुकनी बेंच ही तश्कील दिया जाएगा। और इसके अंदर हुकूमत का ये कहना है कि इस मामले के अंदर यानी कि ये जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को अभी रिलीफ मिला है, उनकी जो नज़रसानी की अपील मंजूर की गई है, उस पर उन्होंने कहा है कि जनाब FBR को तो सुना ही नहीं गया, क्योंकि FBR तो इस मुकदमे में बुनियादी फ़रीक था। FBR ने ही सारे मामलात की तहकीकात की थी और उसने निशानदेही की थी कि 3.5 करोड़ रुपए का टैक्स जो है अभी वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और उनकी अहलिया सरीना ईसा साहिबा के ज़िम्मे वाजिबुल अदा है। और दूसरा उन पर एलिगेशन ये था कि जनाब उन्होंने जो ज़मीन डिक्लेयर की जो है ज़रई ज़मीन उन्होंने बताई, लेकिन वो ज़रई ज़मीन डिक्लेयर नहीं थी। और उसके साथ साथ जो उनके बच्चों के लिए तालीम के हवाले से जो पैसे पाकिस्तान से गए उसकी निशानदेही की गई, क्योंकि FBR के मुताबिक ये जो पैसे यहाँ से भेजे गए बच्चों की तालीम के लिए उन पैसों से लंदन में प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई। तो खैर ये सारे मामला अब दोबारा वहाँ पर आ सकते हैं और देखना यह है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का ऐसा कौन सा मामला है, उनको ऐसा कौन सा कसूर कर दिया जिस पर उनको बिल्कुल जिसे कह सकते हैं कि दबा के रहना, स्मैश कर देना, उनके लिए किसी किस्म की कोई कानून की उनके सामने जो ये लोग करना चाह रहे हैं उनके सामने किसी की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये बड़ा एक संगीन मामला है, इसको देखे जाना चाहिए। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का कसूर अगर हम देखें तो वो सिर्फ़ एक ही नज़र आता है कि उन्होंने जो फैज़ाबाद धरना केस था उसके ऊपर एक जजमेंट दी थी और उस जजमेंट ने पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से जो पसे पर्दा क़ुव्वतें हैं वो कैसे चीज़ों को प्लांट करती हैं, कैसे उसको बढ़ाती हैं, कैसे उसको फ़ंड देती हैं, इन सारे मामलात पर उन्होंने रोशनी भी डाली थी और इसके तदारुक के लिए उन्होंने एक फ़ैसला भी सादर किया था। और वो फ़ैसला जब से आया है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उस वक़्त से ही निशाना बन चुके हैं और एक आला अदलिया के अदालत उज़्मा के एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब को इस तरीके से मुसलसल विंडिकेट करना, उनको निशाना बनाना, मेरा नहीं ख्याल कि इसको किसी भी तरीके से मुहज़्ज़ब माशरे के अंदर मुहज़्ज़बाना इक़दाम कहा जा सकता है। तो अगर बाकी काम जो लोगों की फ़लाह बहबूद के हैं अगर हमने वो नहीं करने, अगर हमने अपनी सियासी जमात को, क्योंकि सियासी जमात है ही इलेक्शन लड़ने के लिए, इक़्तिदार में आने के लिए, अगर हमने दोबारा अपनी सियासी जमात को अवाम के अंदर मकबूल बनाने के लिए प्रो पीपल फ़ैसले नहीं करने, तो हमने सिर्फ यही फ़ैसले करने हैं कि हमने टारगेट कैसे करना है। हमने मुखालफाना आवाज़, चाहे वो अदालत से आए, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आए, चाहे वो किसी की भी हो, हमने उसको दबाना कैसे है, मीडिया को कैसे काबू करना है, क्योंकि ये मीडिया की लड़ाई बहुत ख़तरनाक है। अगर हम इस दलदल से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकते। अब चाहिए कि अब हम बहुत हो गया, अब इस दलदल से बाहर निकलने का भी कोई ना कोई रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मुखालिफ आवाज़ का मतलब ये नहीं है कि आप ज़ुबान काट दें, मुखालिफ आवाज़ का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे सिस्टम को दाव पे लगा दें, मुखालिफ आवाज़ का मतलब ये नहीं है कि किसी भी शख्सियत को आप निशाना इबरत बनाने पर तुल जाएँ। ये किसी भी सूरत में इसको काबिल कबूल नहीं कहा जा सकता। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।